हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, 3 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया है। उनके शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत अब 34 जजों की अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसी और गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा में गुरुवार को जातिगत सर्वे और आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सीएम नीतीश ने यह तय कर दिया है कि मांझी उनकी मूर्खता से सीएम बने हैं। बता दें, चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम नहीं मानते कि बिहार की जातिगत जनगणना सही है। अगर आंकड़े गलत है तो सही लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। पीएम मोदी डिग्री विवाद मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात से झटका लगा है। केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने पूर्व के ऑर्डर को बरकरार रखा। राजस्थान की जनता 25 नवंबर को मतदान कर अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनेगी। मतदान से पहले मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही है तो साथ ही लोग लुभावन वादों को भी बहा रहे। इन सबके बीच जाति और वर्ग के आधार पर वोटों की गणना साधने के लिए भी नई नई सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिल रही है। महिलाओं पर नीतीश के बयान पर बवाल थमा नहीं था। क्या पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राजकर्मी का दर्जा मांग रहे महिला कर्मचारी को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना नहीं, महिलाओं की भीड़ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। और साथ ही साथ बता दें कि बुधवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए महिलाओं को लेकर अपमानजनक और विवादित बयान दिया था। बिहार की नीतीश सरकार ने आज विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। इस बिल के मुताबिक बिहार में अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति 65% आरक्षण मिलने का प्रावधान है। अभी बिहार में इन वर्गों को 50% आरक्षण मिलता है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पेश करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में 65% आरक्षण करने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन दिनों अयोध्या के श्री राम मंदिर की चर्चा घर में सतना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आजकल जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर की चर्चा चलाती है। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर को लेकर पूरे देश में खुशी की लहरें, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मुस्लिम सियासत के फायर ब्रांड चेहरा बनकर उभरे असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक ही तराजू में रखकर तौलते हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से ओवैसी के मुसलमानों के बीच कटघरे में खड़े करने के लिए पहले से ही बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है, तो अब पार्टी तेलंगाना में उन्हें मस्जिदों की शहादत का गुनाहगार बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी को उनकी मुस्लिम सियासत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में काफी तेजी आई है। पिछले महीने 1.22 लाख नए शिक्षकों की भर्तियां हुई। इस भर्ती में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद नियुक्ति पत्र बांटे। इन कैंडिडेट को 21 नवंबर 2023 तक लास्ट नियुक्ति पत्र स्वीकार करना है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होने पर कैंडिडेट की लिस्ट के साथ जिला अल्टीमेट लिस्ट में जारी हुई थी। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश फंस गए। उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत राज्य के लोगों के लिए कोई ऐलान कर रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री की हैसियत से करे। चुनाव के दौरान पार्टी को जिताने का एक ही मकसद है। गाजा में बैकफुट पर हमास मुस्लिम देशों से मांग सकता है मदद। मिडिल ईस्ट में सभी देश अपने हित को लेकर एक दूसरे की मदद कर रहे। एक्सपर्ट ने कहा कि हमास बैकफुट पर। हमास को ऐसा लगता था कि उसके पक्ष में कोई बड़ा देश खुलकर सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को सिद्धापेट जिले में एक आयोजन किया है। और आपको बता दें, गजवेल विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद वे एक खुली छत वाले वाहन में मैदान के चारों ओर घूमे तथा इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता और वहां एकत्र लोगों की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि बीजेपी विधायक एटाला राजेदार पूर्व बीआरएस नेता गजवेल से केसीआर को टक्कर दे रहे हैं। गुरुवार सुबह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक के लिए अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन के बाद कैबिनेट की बैठक की शुरुआत करी। इस बैठक के दौरान सीएम योगी ने कई प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कई बड़े ऐलान किए। इस बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया इतिहास जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। लंबे समय तक चली योगी की कैबिनेट बैठक में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद में गठन को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को लेकर काफी सख्त हो गई है। अब योगी सरकार इन स्कूलों के खिलाफ एक अभियान शुरू करने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार फर्जी स्कूल की पहचान करेगी और राज्य में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस अभियान के दौरान सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बिना मान्यता के संचालित करने का परिणाम भुगतान पड़ेगा और सरकार ऐसे स्कूलों को पकड़कर उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाएगी। सरकार इन स्कूलों से 1 लाख रुपए तक जुर्माना वसूलेगी।
अरुणाचल प्रदेश के पंचायत उपचुनाव में 70 और भाजपा 39 ग्राम पंचायत सीट और 2 जिला परिषद सीटों पर जीत मिली है। इनमें से उसने अधिकांश सीटें निर्विरोध जीती है। विपक्षी कांग्रेस ने 5 जिला परिषद सीटें जीती, जबकि एनपीपी ने 1 सीट और 9 निर्दलीय उम्मीदवार ने सफलता हासिल की। राज्य चुनाव आयोग के सचिव तारू तालू ने कहा, अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 जिला परिषद है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम वे लोग हैं जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। फौलाद की भरी हुई बुंदेलखंड की मिट्टी से भी हमें ये प्रेरणा है, यही शिक्षा, यही असामर्थ्य संदेश मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने ना इस मिट्टी की ताकत समझी और ना ही देश की आन बान शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को ना कभी देश का विकास समझा और ना ही देश की विरासत से उसे कोई लेना देना है। राम की नगरी अयोध्या में हर साल दिवाली पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल भी दिवाली पर भव्य आयोजन होना है। आयोजन के पहले योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस बैठक में 14 प्रस्ताव की चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अयोध्या आकर्षण का केंद्र बना है। हिंदू धर्म धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर सोना और चांदी खरीदने से सौभाग्य और समृद्धि आती है। दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू होकर 5 दिनों तक चलता है। धनतेरस में धन का अर्थ है धन और तेरस का अर्थ है कृष्ण पक्ष का 13वां दिन। यही कारण है कि धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन लोगों के मन में यह सवाल होता है कि इस त्यौहार का पर सोना चांदी खरीदने का सबसे अच्छा समय है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते। हिंदुस्तान का जो धन है उसे ये 90 अफसर बांटते। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा किसानों से पैसा छीनती है। किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला। 30,000 करोड़ रुपये फसल बीमा योजना में गए। उन्होंने कहा कि ये पैसा 16 कंपनी को मिला। उन कंपनी ना दलित है, ना एक आदिवासी, ना एक ओबीसी। या एक तरह का जीएसटी से आपका पैसा गया और दूसरी तरफ अपना पैसा डाला जो 16 कंपनी ले गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के बेटे और पूर्व नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी नगर लखनऊ शहर पूर्वी से विधायक थे और लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण उनका लखनऊ के वेदांता में इलाज चल रहा था। गुरुवार को मिली जानकारी के मुताबिक वेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। आशुतोष टंडन के निधन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और लखनऊ के पूर्व के विधायक आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दिल्ली एनसीआर ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने कोई प्रतिबंध लगा दिए। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बीते बुधवार को बताया था कि दूसरे राज्यों में रजिस्टर यूबर, ओला समेत अन्य ऐप आधारित कैब की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में रजिस्ट्रेशन वाली यानी सिर्फ डीएल नंबर वाली ऐप आधारित कैब भी चलेगी। गोपाल राय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। कैशपुर क्यूरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मुश्किलों में है और पार्टी भी बचाव करने के बजाय शुरुआत से ही दूरी बनाए देखी जा रही है। इस बीच चर्चा है कि एथिक्स कमेटी ने महुआ के सांसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करने जा रही कमेटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाया और महुआ के आचरण को अनैतिक बताया। ऐसे में महुआ के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी नेता ने बयान दिया है। महुआ ने आरोप को निराधार बताया है। दिल्ली की हवा में इन दिनों प्रदूषण का हाल बेहाल है। दिल्ली के अलावा उत्तर पश्चिम के कई राज्य वायु प्रदूषण में जूझ रहे हैं। इसका जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब में चलाई जा रही पराली। राजस्थान के भिवाड़ी में भी 459 AQI दर्ज किया गया। हरियाणा के कई भी जिले गंभीर श्रेणी, फरीदाबाद, जिंद, कैथल, सोनीपत सभी में AQI 400 के पार मापा गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई जिलों में गुरुवार को स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया। चेन्नई राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश के कारण राज्य के शिक्षा अधिकारी ने आज स्कूल की बंद घोषणा की। जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार गुरुवार 9 नवंबर को मदुरई, डिंडुगल, कोयम्बटूर, नीलगिरी में स्कूल बंद कर दिए गए और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कच्चे तेल की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल आ गया है। पिछले दिनों क्रूड ऑयल के भाव लगातार गिर रहे थे। आज अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.53% बढ़कर $75.75 प्रति बैरल के लेवल पर कारोबार कर रहा। वहीं WTI क्रूड के दाम में 0.53% तेजी आई है। यह $79.96 प्रति बैरल के रेट पर ट्रेंड कर रहा है। दीपावली पर कमाकर लौटे प्रवासियों को राशन कार्ड से 6 या 6 से अधिक यूनिट का पात्रता होने पर शिविर में आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे। उनको आशा और आंगनबाड़ी कर्मी शिविर स्थल की जानकारी देगी। कोटेदार शिविर में सहयोगी करेंगे और प्रचार के लिए माइक का भी उपयोग होगा। आयुष्मान भारत योजना का जिला नोडल अधिकारी ने ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधीक्षकों को 2 दिन में सूक्ष्म योजना बनकर भेजना होगा।
किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसान भाइयों को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत अभी तक कुल 14 किस्त जारी हो चुकी है। अब किसान भाइयों को बेसब्री से 15वीं किस्त का इंतजार है, जो कि जल्द ही उनके खाते में पहुंच सकती है। रिपोर्ट के अनुसार किसान भाइयों को 12 नवंबर को जारी की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाई गई सौम्या सुनील रांधेलिया ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार डबल इंजन का ढोंग करने वाली सरकार। हिमाचल कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को जनता फेल करना जारी। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज़ादी के बाद से पेट्रोल डीजल में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई तो वर्तमान में केंद्र सरकार में हुई है। जी हाँ, फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।